बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट तारक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री वाला केस मुंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। उनकी अपील 20 मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो गई है और फिर उनकी जो इस्लामाबाद में हमायत में दरखास्तें थी वो तमाम दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं। जाली डिग्री केस में मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रफत इफ्तिखार की सिंध हाई कोर्ट आमद ने मुख्तलफ सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। वो सवालात क्या हैं, आगे क्या होगा, क्या जस्टिस समन रफत इम्तियाज जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो भी दांव पे लग गया है। जस्टिस तारक जहांगीरी साहब वाला जो मामला है मुबैना जाली डिग्री वाला, तो अकेले में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुख्तलिफ बेंच ने इन्हें जुडिशल वर्क से रोक रखा है। मियां दाऊद ने जनाब वहां पिटीशन फाइल की हुई थी। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इनकी जो अपील है इस हवाले से जो इन्होंने फाइल की हुई है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 5 रुकनी आईनी बेंच जो है वो 29 सितंबर को इनकी अपील की समाअत करेगा। अच्छा, पहले ये कहते थे जनाब अपील लग नहीं रही। कल मैंने एक तफसीली भी लाग किया था कि जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने जो हुक्म जारी किया था फुल कोर्ट बनाई जाए जनाब के, जो हमने देखना है कि आईनी बेंच को मुकदमात कैसे तफवीज़ होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं रेगुलर बेंच से। हमने उसके इख्तियारात का जायज़ा लेना है। यानी वो 26वीं आईनी तरमीम का एक तरह से जायज़ा लेना चाह रहे थे। फुल कोर्ट बनाने का उन्होंने हुक्म दिया था। तो उस हवाले से जो अपीलें थी, इंट्रा कोर्ट अपीलें, उनका तफसीली फैसला वो कलअदम कर दिया गया था हुक्म, लेकिन उसका जो तफसीली फैसला है वो एक दिन पहले जारी किया गया था और उस पर मैंने तफसील के साथ विलाग भी किया था। तो अच्छा, पहले ये कहते थे जनाब बेंच नहीं बन रहा और कल इन्होंने शोर मचाया हुआ था वो लोग, वो वकला, वो सहाफ़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारक महमूद जहांगीरी के साथ हैं, जब मंसूर अली शाह साहब वाला जो ग्रुप है या 5 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ होते हैं हमेशा और उनकी हिमायत में नुक्ते ढूंढते हैं, बेबुनियाद नुक्ते। तो कल ये कह रहे थे वो जो बेंच था 4 रुकनी जिसने ये फैसला दिया, 6 रुकनी टोटल बेंच था ना, 2 जज जो थे उन्होंने तो कहा था जनाब वो तो पहले ही फैसला करके अलग हो गए थे ना, अतर मुनीला साहब और शाहदवीद साहब। बाकी 4 जज जिन्होंने मंजूर की थी ये सारा हुक्म ही कलअदम कर दिया था मंसूर अली शाह का, उन्होंने जो तफसीली फैसला जारी किया था उनमें जनाब जो थे वो थे जमाल मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। इसके अलावा उसमें मुसर्रत हलाली साहबा भी थे। लेकिन अब जो ये बेंच बना है 5 रुकनी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इसकी सरबराही करेंगे, जमाल खान मंदोखेल साहब भी इसमें हैं, मोहम्मद अली मदर साहब भी हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी हैं और शाहद बिलाल साहब है। ये 5 रुकनी बेंच है। कल इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जनाब ये जो तफसीली फैसला जारी किया है जस्टिस मंदोखेल साहब ने तहरीर किया है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ हाई कोर्ट जो हुक्म जारी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं जारी कर सकती। आइन के आर्टिकल 199 की ये तशरीह कर रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना पता नहीं कैसे तशरीह कर रहे हैं। तो ये 3 जज वो हैं जो इनके बकौल जो है उनका ये ख्याल है फैसला जिन्होंने दे दिया कि जनाब जज के खिलाफ जो है वो कोवरंटों में रिट जो है वो काबिल पजीराई नहीं है। तो अब आज जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जनाब ये 5 जज ही मिलते हैं इनको, ये हम ख्याल बेंचों को जो आईनी बेंच है, तो जो कमेटी है आईनी बेंच बनाने वाली, तो उसमें तो जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जो हेड करते हैं और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और मोहम्मद अली मदर साहब हैं। जनाब ये 3 बंदे बैठ के बनाते हैं, अपने हम ख्याल जजों को ले आते हैं। यानी ये तासर ये दे रहे हैं कि ये बेंच जो है ये जानबदार है और इन्होंने जो ये तारक जहांगीर साहब वाली जो अपील है उसको मुझे ठोक देनी है। तो कल आप और बात कर रहे थे, आज आप और बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये बेंच जो है ना, मेरी इस्तज़ा दरखास्त होगी इस बेंच से कि अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको लाइव कर दें, लाइव दिखा दें टीवी पे, पता चल जाए जनाब कौन हक पे है कौन झूठ पे है। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज की ना कि समन रफत इफ्तिखार साहबा भी जनाब उनके साथ पहुंची हुई थी। ये देखिए वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, जस्टिस तारक महमूद जहांगीर और जस्टिस समन रफत इफ्तिखार साहबा कमरा अदालत में दाखिल हो रहे हैं और ये वीडियो जो है ये उन्हीं साफियों ने जारी की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं और बड़ा नाम है उनका, उन्होंने ये वीडियो जारी की है।
कि जनाब ये समन जो है वो भी जा रही हैं, सहारे हजारे यकजहती के लिए गई होंगी ना, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है? इस पर मैं बात करता हूँ आगे जाके। और फिर ये एक और वीडियो है, जब वो सारे वकला बाईकाट करके निकले हैं ना, तो तारिक महमूद जहांगीरी और समन रफ़त इम्तियाज साहब जो हैं वो भी कमरा अदालत से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कमरा अदालत में जस्टिस समन, रफ़त इम्तियाज साहब जो हैं वो मौजूद थी प्रोसीडिंग के दौरान। अब इसमें थोड़ी सी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो बेंच था ना, ये था जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का पर मुश्तमिल। तो इन्होंने वही इतराज़ किया कि जनाब पहले तो अदनान अल करीम मेमन ने कहा कि मैं नहीं सुनना, तो उन्होंने कहा जनाब पहले तो मैं ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ इनकार किया ਸੀ सुनने तो फरूक चनाइक की वजह तो फरूक चनाइक ते वकील ही नहीं हैगी ना, उस पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदे के तौर पर पेश हो रहे, इस वास्ते मैं इनके सुनना मैं सुन सकता है। अच्छा, ये ना 7 दरखास्तें थी। पहले जो दरखास्त थी जिसको हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था ना, कराची यूनिवर्सिटी को रोक दिया गया था कि जनाब आपने जो सनद वाला मामला है उसको नहीं छेड़खानी करनी, उसकी मनसूखी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये हुक्म इम्तनाई जारी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 1 साल हो गया तकरीबन। तो ये दरखास्त जो है वो 2 वकला की तरफ से दायर की गई थी। फिर इसमें जनाब और दरखास्तें आ गई। जो दरखास्तें आई उनमें जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो है वो भी पहुंची वहां पे, और कुछ वकील पहुंचे, डॉक्टर रियाज अहमद, एक पिटीशन का नाम कादर राजपुर है, और फिर जो कराची बार एसोसिएशन है उसके सदर भी पहुंचे हुए थे, फिर मुलीर कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी वहाँ जनाब वो इसमें पिटिशनर थी, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन है अब्बास साकी साहब, उनके साथ चंद एक वकला थे, उनकी भी एक दरखास्त, ये 7 दरखास्तें थी। अब वहाँ जो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये मौक़िफ़ ये इख्तियार कर रहे हैं अदालत में खड़े होकर, वकला के जम्मे गफीर है उनके साथ, और जनाब वो उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, शेम शेम के नारे भी बीच में लग रहे हैं। जजों के ऊपर भी तनकीद हो रही है, जजों के रिमार्क्स के ऊपर भी शेम शेम के नारे लग रहे हैं। दूसरे मुखालिफ वकील जो अगर बात करते हैं तो फिर भी शेम शेम के नारे लगते हैं। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं ये वहाँ कहते हैं कि जनाब मुतासरा फरीक मैं हूँ, मैंने इस केस में फरीक बनने के लिए दरखास्त दी, मुझे फरीक बनाया जाए, मुझे सुना जाए, ये इनका मौक़िफ़ था। अब मज़े की बात यह है कि जो 7 दरखास्तें हैं, इन 7 दरखास्तों में या तो कराची जो यूनिवर्सिटी है डिग्री वाली जो, उसको फरीक बनाया गया है, सिंध हुकूमत को फरीक बनाया गया है, वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, लेकिन किसी भी दरखास्त में तारिक महमूद जहांगीरी को फरीक नहीं बनाया गया। एक बात, इससे आप अंदाजा लगा लें उन दरखास्तों की संजीदगी का। ये हो ही नहीं सकता कि जिस बंदे के लिए वो आए हैं अदालत में वो फरीक ही नहीं है, और अदालत हुक्म इम्तनाई भी जारी कर रही है। कैसी मजे की बात है। तो ये 1 साल तक ये इंतजार में बैठे रहे। अगर ये इतने ही दाई हैं इंसाफ के और आइन और कानून की बालादस्ती के, तो इनको पता होना चाहिए था, तो ये पहले ही पहुंच जाते। इसका मतलब ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। फिर वो जो बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नंबर 1 जिसमें ये समाअत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जब हम पहले ये देखेंगे जो दरखास्तें लेके आए हैं लोग, ये काबिल समाअत हैं भी या नहीं। लेकिन ये बार बार कह रहे थे कि नहीं जनाब, पहले इस बात का फैसला करें, मुझे फरीक बना के सुना जाए। फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वहाँ फरमाया कि जनाब ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जनाब एक जज मुल्ज़िम बन के कटहरे में खड़ा हुआ है, तो दुनिया में ये भी कहीं नहीं होता कि जनाब किसी जज के ऊपर जाली डिग्री का इल्ज़ाम लग जाए और वो जनाब काम करता रहे। उसको तो ये चाहिए होता है जनाब सबसे पहले ये कि जनाब इल्ज़ाम जो है, जो मेरे ऊपर दाग लग गया है, पहले ये दाग जो है मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं जो अपनी अदालती इख्तियारात जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दूंगा। यही बनता है ना, पूरी दुनिया में यही होता है। तो फिर जनाब इन्होंने कहा जनाब कि मैंने हमेशा जो है अपने आइन की पासदारी की है, की होगी, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। और फिर कहते हैं जनाब जब जो उन्होंने बात की जनाब अदालत वकील ने तालियां बजानियां शुरू करती हैं। वकील सारे जेडे 12 आईया ही थे और जेडे वकील आए ने वो सारे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मैं दसिया ना दरखास्त इन्होंने फरीक नहीं बनाया कि फरीक बनाने के इन्होंने जवाब देना पेगा रिस्पोंडेंट के तौर पर, यानी रिस्पोंडेंट मुद्दा लाया भी नहीं बनाया जिहड़ा एक बुनियादी कानूनी तकाजा सी। लेकिन उन्होंने जनाब बाकियों बना के बारों बार ही मामले जो टल जाए। तो फिर जनाब इन्होंने कहा जनाब मैं फिर वही बात कि मैं मुतासरा फरीक हूँ, तो मुझे सुने। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं अल्लाह और उसके रसूल की
कसम खा रहा हूँ कि जनाब मैंने तमाम इम्तिहान जो है, मेरी डिग्री असली है और मैंने तमाम इम्तिहान जो है ना वो खुद दिए थे। यानी मैं LLB की डिग्री जो है मैंने पढ़ के लिख के इम्तिहान दे के जनाब जी ना मैं वो ली हुई है। तो फिर उन्होंने कुछ होर गल भी की, उन्होंने जनाब मैं टोकटी नहीं, बेंच को मुखातब करके कहा कि मैं टोकटी नहीं करता और किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर मैंने कोई फैसला नहीं किया कभी, तो मुझे सुन लें। ये उन्होंने बात की। अब पहली बात तो ये कि अल्लाह रसूल की जो कसम खा रहे हैं तारक महमूद जहांगीरी साहब, ये इतने बड़े जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े वकील रह चुके हुए हैं, वकला के नुमाइंदे रह चुके हुए हैं, इनको क्या कानून का नहीं पता? कानून में सर जी मैं आपको बताऊं, कानून में ममानत है। ये जो पुलिस वाले भी हलफ पे नहीं फैसला कर देते कसम पे, उसको कहते हैं 100 न्याय। कानून ये कहता है कि 100 न्याय पे फैसला नहीं हो सकता, हलफ पे कसम पे फैसला ही नहीं हो सकता। फिर ये किस बात पे कसमें खा रहे हैं? ये अदालत को प्रेजुडिस करने के लिए अपने हक में कि जनाब मैं कसम खा रहा हूँ, फिर लोग जो है सारे कहें जनाब वाजिब आप तो कसम भी खा ली, उसकी कसमों पे भी इतबार नहीं किया जा रहा। यही मामला है ना। जैसे जहांगीरी जब कसमें खा रहे थे और कहते जनाब मुझे भी सुने, मेरी बात सुने, तो वो दूसरा फरीक जो था वो जो कह रहा था, जो सरकार थी, तो उनके वकला कह रहे थे जनाब ये तो भी फरीक ही नहीं है, तो ये तो बात ही नहीं कर सकते। तो फिर जनाब जो जजों ने भी यही बात कर दी, जनाब पहले हम ये फैसला कर लें जी काबिल समात हैं भी या नहीं। तो भाई वैसे काबिल समात जो आप फरीक बनने गए हैं, तो आपने अलग दरखास्त क्यों फाइल नहीं की? इन 7 दरखास्तों में फरीक क्यों बनना चाह रहे थे? असूली तौर पर इनको एक अलग पिटीशन जज फाइल कर देनी चाहिए थी और बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। वो अगर खुद पिटीशन जो है वो फाइल करते तो फिर वही सबूतों वाली बात आ जानी थी कि जनाब आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ जो है वो गलत किस्म की इंक्वायरी हो रही है वहां पे, तो आप अपनी नेक नीति से साबित करें ना और बताएं कि जनाब आपकी डिग्री जो है इसलिए। फिर जनाब ये बाइकआउट नारे शारे लगाते हुए जजों को जनाब ताने देते, शेम शेम। ये सारे बाहर निकल गए वकील, कुल 7 दरखास्तों वाले जितने भी वकील थे वो बाहर निकल गए। तो जनाब उन्होंने फिर अदम पैरवी की बुनियाद पे बेंच ने जो है ये दरखास्त खारिज कर दी। अब आते हैं जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब की तरफ। तो मेरी एक साहब के साथ बाखबर आदमी के साथ बात हो रही थी। मैंने कहा यार ये जो इन्होंने किया है, खातून गई हैं अपने मुकदमात छोड़ के इस्लामाबाद की अपनी काज लिस्ट मनसूख करके वहाँ इनके साथ यकजहती के लिए वहाँ पहुंची हैं सिंध हाई कोर्ट में, तो ये तो मिसकंडक्ट की मुर्तकब हो रही है बज़ाहिर बादिए नज़र में। तो क्या इन्हें खौफ नहीं है अपनी मुलाजमत का, नौकरी का, या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक थ्योरी पेश की। मैंने कहा जनाब ये तो आप कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब नहीं, मैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 5 जजेस हैं ना जो चल के गए थे वॉक करके सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहते हैं जनाब इन्होंने कोई अपनी तरफ से बड़ा फैसला करके बैठे हुए हैं और ये जब PTI की तहरीक अगर बनती हुई नजर आई ना, तो फिर 1-2 जज जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारग हो जाएंगे और बाकी जो हैं 1-2 जो हैं वो रिजाइन कर देंगे और फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इनके साथ मिल जाएं। ये कहते हैं जब ये एक बड़ी साजिश है, ये मकामी साजिश नहीं है बकौल उनके। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये आने वाला वक्त बता देगा। तो वो फिर मैंने उन्हें ये बताया तो जिसमें बड़ा हंसे भी। तो मैंने कहा जनाब जो शाह जमील खान साहब जो हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, बड़े इकबाल के शेर वगैरह लिखे थे या बड़े आजकल बड़े इनकलाबी बने हुए हैं। तो उन्होंने एक और ब्रादर जज के साथ ये मिल के ये फैसला किया था हम दोनों ने रिजाइन कर देना है और हमने वकालत करनी है। दोनों ने मिलकर एक चैम्बर भी बना लिया, रेनोवेशन भी होगी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये रात को मुंतजर रहे कि अब दूसरे जज का भी इस्तीफा आ जाएगा। ये फोन कर रहे हो जज को, जज साहब फोन नहीं उठा रहे। बड़ी मुश्किल के साथ इनका राब्ता हुआ तो उनके यार तो इस्तीफा नहीं देता। उनके यार मैं इस्तीफा देने वास्ते मैं तो तैयार से, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो भाई ये तो इनका हाल है। बहरहाल अब जो समन रफत इम्तियाज साहब हैं तो वो गई हैं जो जुमेरात यानी 25 सितंबर को जो काज लिस्ट थी, 2 तरह की काज लिस्टें थी और जो मनसूख हुई हैं। एक तो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट थी। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। ये स्क्रीन शॉट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट कैंसिल हुई है ना,
जज की अदम दस्तयाबी की वजह से, यानी जज दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये जो काज लिस्ट है ये कैंसिल की गई है। तो ये जनाब इस सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में 14 मुकदमा थे, 14। अच्छा, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जो है ना, वो आप ये भी कह सकते हैं जनाब बड़ी मुश्किल दे नाल कुछ केस जिहड़े ने वो समात वास्ते तफवीज होंदे ने। और दूसरी जो रेगुलर काज लिस्ट है उसमें 11 मुकदमा थे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें जनाब एक तो पुराना मुकदमा, रेड जो होता है ना, पुराना मुकदमा, वो उसको जल्दी सुनना होता है। फिर मोशन केसेस थे उसमें 3, और नोटिस केसेस थे 7, ये टोटल 11। नोटिस केस जो है ना, जो पहली पेशी के बाद नोटिस जारी हो जाते हैं जनाब, फिर वो उम्मीद लगा के बैठा होता है जो पिटिशनर होता है कि अब मेरे हक में कोई ये बुरी इंटरम ऑर्डर आ जाएगा, कोई फायदा हो जाएगा, मेरा केस चल पड़ेगा। ये इन्होंने मजमूई तौर पे 25 केस थे इनके सामने लगे हुए, जो ये इनकी अदम दस्तयाबी की वजह से वो काज लिस्ट है वो मनसूख हुई है। अब इसमें एक ये भी देखने वाली चीज है कि क्या ये छुट्टी लेके गई थी। अब ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमने वो बाकायदा दरखास्त नहीं देनी होती, सिर्फ इंटीमेट करना होता है, आगाह करना होता है, और हमारा जो सेक्रेटरी है वो लिख के भेज देता है कि जनाब जज साहब जो हैं आज दस्तयाब ना है। लेकिन उसके लिए वो रीजनिंग, ये भी जाती मसरूफियात की वजह से, ये क्या जाती मसरूफियात में आता है? वहां जाना, एक जज के साथ जाके खड़े होना, कमरा अदालत में जाना। तो और फिर दूसरी बात यह है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में तो यह कि अगर उन्होंने अपना स्टेशन छोड़ना हो, जैसे किसी डिप्टी कमिश्नर ने जाना हो ना, फर्ज करें कि साहिवाल का एक डिप्टी कमिश्नर उसने लाहौर आना है, तो वो जो है ना परमिशन टू लीव द स्टेशन एक छुट्टी होती है, परमिशन लेगा अपने कामे वाला से, या मैंने स्टेशन छोड़ना है, मैंने जाना है, या कोई एसपी जो है वो जा रहा है कहीं जिला छोड़ के छुट्टी लेके, तो वो डीपीओ से परमिशन लेगा कि ना मैंने डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ना है, स्टेशन भी छोड़ना है। तो अब पता नहीं जजों का ये है कि परमिशन टू लीव द स्टेशन, जो मुल्क से बाहर जाए उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी इनको लेना पड़ता है। ये जब ये रूल्स बन रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने शोर भी मचाया था जनाब ये तो आप हमें कैद कर रहे हैं, हमारा आपने नाम में एक तरह से इसी एलिमेंट डाल दिया। ये वाला मामला चलो ये एक अलग, इसको छोड़ दें। अब ये देखें कि जनाब समन रफत इम्तियाज साहब जो है ना, ये कराची में वकालत इन्होंने शुरू की थी, कराची में वकालत करती रही है, और जो वहां जज बैठे हुए थे ये बतौर वकील एक दूसरे को जानते हैं, और उन्हें पता है कि जनाब ये जो खातून है जो हमारे सामने खड़ी हुई है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज है। अब यही देखें, आप अपना केस लगा लें, मेरा केस लगा लें, फर्ज करें कि मेरे पास कोई केस है और एडिशनल रजिस्ट्रार के पास, सॉरी एडिशनल सेशन जज के पास जनाब मैं बतौर मुल्जम या बतौर फरीक वहां अदालत में खड़ा हुआ हूं, और लाहौर में फर्ज करें ये केस है, और वहां जो है ओकाड़े का एक एडिशनल सेशन जज जो है दूसरे जिले का एडिशनल सेशन जज आके मेरे साथ खड़ा हो जाता है, और वो दोनों जज जो है उन्होंने इकट्ठी वकालत की हुई है, एक दूसरे को जानते हैं, दोनों जज जानते हैं जो मेरे साथ खड़ा हुआ जज ये भी एडिशनल रजिस्ट्रार है, सॉरी एडिशनल सेशन जज है। तो क्या उसके बाद जब उसकी शिकायत जाएगी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है मेरे साथ खड़ा है, मेरी सिफारिश करने के लिए खड़ा है, अपना चेहरा दिखा रहा है कि जनाब ये अपना बंदा है, तो जनाब इसको जरा हथौड़ा रखना, ये दी फेवर करनी है। मैंने मौका नहीं मिला कि तुम चैंबर जाके मैं समझा सका, लेकिन एक हूँ मैं खड़ा जूँ आ जूँ गया एमरजेंसी दे विच, नस भजाई दे विच, डेट अचानक निकले, तो जनाब अब इधर जरा ख्याल करो, यही मतलब सिफारिश ही बनती है ना, अपने इख्तियारात से तजावुज़ बनता है ना। तो वो केस अगर हाई कोर्ट में चला जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, तो क्या हाई कोर्ट उनको छोड़ देगी? अब इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किसने लेना है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई दरखास्त भी जा सकती है, और इस बुनियाद पे ये जो सदर है, जो हुकूमत है, वो एक रेफरेंस भी भेज सकती है, वो उसको नोटिस भी ले सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है। ये अगर मामला, मेरे ख्याल में ये मामला बड़ा गंभीर है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो जजेस की टेबल पे होना चाहिए, या फिर उसको फ्रेम करवा के सामने लगाया जाना चाहिए कमरा अदालत में, या कम से कम चैम्बर्स में, ताकि उनको पता हो कि जनाब ये हम कर क्या रहे हैं। अब ये जो
समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं, इनका जो एक्ट है वहां गई है उनके साथ और मुकदमा छोड़ के गई है, अपनी ड्यूटी छोड़ के गई है जिसके पैसे मिलते हैं, और लोग मुंतजर थे। मैंने अर्ज किया ना 25 लोग जो 25 केस थे, इसका मतलब कम से कम 50 लोग मुंतजर थे कि जनाब कुछ ना कुछ आज हमारा जो केस जो इसमें पेशरफ्त होगी, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये इन्होंने उनके साथ जाना जरूरी समझा, जो कि ये अखलाकी तौर पे भी नहीं जा सकती थी। मैंने जो पिटिशनर्स हैं उनमें से एक बंदे से पूछा कि जनाब ये देखें, वो भी चली गई थी यार। उन्होंने कहा यार केड़े अखलाकियात की गल करना, अखलाकियात छड़ दे तुसी। यानी वो जो दरखास्त गुजार, वो दरखास्त गुजारान जो तारक महमूद जहांगीरी की हिमायत में जिसने दरखास्त, वो कह रहा है उसे छोड़ दें, जो सब कड़ियां गल्लां कर दे तुसी ये हूं। यानी मतलब ये कि उनको भी समझ आ रही थी जनाब ये गलत मामला जो है ये हो गया। और उसमें जो नुक्ता उठाया हुआ है दरखास्तों में, एक जैसी सारी दरखास्त है, उसमें यह है कि जनाब जो यूनिवर्सिटी है ना, वो 3 साल के बाद डिग्री की वेरिफिकेशन के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर सकती। ये नहीं देख सकती जिन्होंने डिग्री असली है, जो नकली है, जाली है, या क्या है। तो भाई मेरे ये जो 10-10 साल बाद लोग जो हैं, 10 साल पहले डिग्री ली होती है, फिर उन्होंने मुल्क से बाहर जाना होता है, अप्लाई करते हैं, कहीं दाखिले के लिए जाना होता है, या फिर PhD के लिए जाते हैं, जो जॉब पे होते हैं लोग, तो वो कहते हैं ना ये मुसद्दका जो है ये इसकी तस्दीक करवाएं हायर एजुकेशन कमीशन से। तो फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे हो जाती है? 3 साल की अगर शर्त है तो 10-10 साल बाद वो कहें ना वहाँ उनको जनाब वो 3 साल बाद जनाब वेरिफिकेशन वाला इशू जो है वो उठाया ही नहीं जा सकता। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो आर्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 5 है ना, ये कहता है कि जज अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मुकम्मल तौर पर अवाम की नज़रों में होता है। जज जो होता है, अवाम देख रहे होते हैं उसको, और वो कहते हैं कि इससे जज को जो शोहरत मिलती है ना, उससे ज़्यादा शोहरत की जज साहब जो हैं उसकी तमन्ना नहीं करनी चाहिए उसको। यानी वो शोहरत का भूखा नहीं होना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए ज़्यादा शोहरत की। वो कहते हैं शोहरत का भूखा नहीं होना चाहिए जज को, एक बात। दूसरी बात जो उसमें ये की गई है कि जज किसी को अवामी तनाज़ा में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अवामी तनाज़ा नहीं तो और क्या है? ये पब्लिक ये मुफादियामा में दरखा 199 के तहत जो गए हैं वो ये पब्लिक इंटरेस्ट में गए हुए हैं ना। अवामी तनाज़ा बनता है या नहीं बनता? तो वो जो कहते हैं जनाब जो अवामी तनाज़ा में नहीं पड़ना चाहिए और किसी सियासी सवाल में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें वो कहते हैं कानून का सवाल ही क्यों ना हो तनाज़े में। तो ये कानून का सवाल है और तनाज़ा है, अवामी तनाज़ा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी को कहते हैं ना। और वो जो वकला थे वो ना ये साबित कर सके जनाब जो पब्लिक पर बोनो है, ना ये साबित कर सके हमारा लोकल स्टैंड आई क्या है। अगर ये पब्लिक पर बोनो है तो इसमें फिर जहांगीरी साहब या फिर लोकल स्टैंड आई भी उनका है कि मुतासरा फरीक वो हैं जनाब, ये इंसाफ का जनाब कत्ल हो जाएगा। तो फिर इसमें जहांगीरी साहब क्यों फरीक नहीं बनाए गए, रिस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाए गए? ये भी सोचने वाली बात है ना। अगर वो रिस्पोंडेंट थे तो फिर तारक महमूद जहांगीरी साहब को दरखास्त देने की ये जरूरत क्यों पड़ी कि जनाब मुझे भी फरीक बनाए? कस्में खाने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर इसी तरह जो है वो आर्टिकल 6 है इसका कोड ऑफ कंडक्ट का, वो ये कहता है कि जज को जिस हद तक मुमकिन हो खुद को मुकदमाबाजी में मुलव्वस नहीं करना चाहिए, और मुकदमाबाजी का सबब बनने वाले जो मामलात हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। अब ये मुकदमाबाजी का सबब बन सकता है ना, ये जो गई है अपने मुकदमा छोड़ के, ये जो मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, इनके इस इकदाम से ये वाला जो आर्टिकल है कि उन्होंने खुद को मुलव्वस कर लिया कैसे मामले में जिसकी बुनियाद पे जो है वो मुकदमाबाजी हो सकती है। और फिर वो एक और चीज़ है कि जज को फौरी या मुस्तकिल में किसी फायदे के लिए अपनी मौजूदा हैसियत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जज वहां गई हैं जज के साथ, और सामने जो जज बैठे हुए उन्हें पता है कि ये कौन है। वो जो मैंने मिसाल दी है कि मेरे साथ अगर एडिशनल सेशन जज की अदालत में मेरे खिलाफ कोई केस है और एक और एडिशनल सेशन जज जो है वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए, तो वो क्या है, क्या उसको जो हाई कोर्ट है मुतलका वो जज के तौर पे कबूल करेगी? उसका वो तिया पंचा नहीं कर देगी। और फिर एक और चीज जो आर्टिकल 7 है इसमें, उसमें ये कहा है कि जज को मावरा अदालत
यानी अदालत से बाहर जो अदालती काम है वो तो करना है उसने, लेकिन मावरे अदालत सरकारी और प्राइवेट जिम्मेदारियों से अमूमी तौर पर बचे रहना चाहिए अदालत से बाहर। ये चलो प्राइवेट भी आ गया, प्राइवेट जिम्मेदारी होगी जनाब मैंने उस जज के साथ जाना है, इन्होंने बचना था उससे, एतराज करना था। ये कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 7 कहता है। अब मुझे वो जो मैंने कहा कि बड़े बाखबर आदमी हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ये जजों ने कोई लगता है कि फैसला किया हुआ है और फिर आखिर में जो ये फैसला है उसका नतीजा ये निकलना है कि जनाब जब पीटीआई ने कोई तहरीक वगैरह चलानी है ना तो इन्होंने कोई बड़ी वारदात डाल ली है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरी तरफ हैं जो वो भी कोई कच्ची गोलियां खेली हुई नहीं है। बेंच यार वो बेंच जो बना है आईनी बेंच जो जहांगीरी की दरखास्त की समाअत करने वाला उसमें 3 जज बकौल इनके वो हैं जो कहते हैं कि जनाब हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो हुक्म जारी नहीं कर सकते, बकौल इनके। अब वो एक दिन पहले फैसला दिया है तो क्या वो बेंच में बैठ के अपना फैसला बदल लेंगे? अगर ये दिया है फैसला उन्होंने और मैं जो कहते हैं ये फैसला नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि दिया, अब उन्हीं जजों पर एतराज किया जा रहा है कि जनाब ये तो हम ख्याल बेंच है, आईनी बेंच। जैसे दूसरे ग्रुप जो है बंदियाल जो एक लेके बैठ जाता होता था उनको हम ख्याल बेंच कहते थे, 3-4 बंदे मुनीब अख्तर साहब, एजाज अली हसन साहब और इस तरह कुछ लोग और थे उनके साथ, उनको बिठा लेते थे और फिर जनाब दड़न तख्ता कर देते, गुड टू सी यू, जो भी सारी चीजें आपके सामने ही है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनका दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।